अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। किस्त के आगाज में रात का मंजर दिखाया जाता है जहां सुल्तान तहसीन पाशा के साथ खुफिया तहखाना में मौजूद होते हैं और वो कहते हैं कि अभी जल्दी से हुक्म भेजो, जिस पर तहसीन पाशा कहते हैं कि क्या हम जल्दी नहीं कर रहे, हमें तो अभी ये भी नहीं पता कि अरब के मसले के पीछे कौन है। सुल्तान गुस्से में होते हैं और कहते हैं कि क्या आपने गैरेटर वुडबेल का सही तरह से मुआयना नहीं किया था तहसीन पाशा। जब हम किसी आदमी का इंतजार कर रहे थे तो हमारे सामने एक खातून खड़ी थी। ये यकीनन हमारे लिए कोई मसला नहीं, लेकिन क्या हमें तब पता चलना चाहिए था जब वो हमारे पास पहुंच चुकी थी। क्या अब हम हर चीज को जाती तौर पर देखेंगे पाशा। तहसीन पाशा माजरत करते हैं और सुल्तान कहते हैं कि अब मुझसे कोई सवाल न करें, जल्दी से हुक्म भेजें। तहसीन पाशा टेलीग्राम पर हुक्म भेजने लगते हैं। दूसरी तरफ गैरेटर वुडबेल बारवूस से मिलने के लिए पहुंची होती है। कनीज बारवूस को अंदर जाके बताती है कि जिस मेहमान का आप इंतजार कर रहे थे वो आ चुका। बारवूस गैरेटर वुडबेल के हाथ का बोसा लेते हैं। गैरेटर वुडबेल कहती है कि आप पहली बार हाथ को चूम रहे हैं बारवूस। बारवूस कहता है कि मलका सहरा का हाथ चूमना मेरे लिए फख्र की बात है और उसे बैठने का कहता है। गैरेटर वुडबेल कहती है कि शुक्रिया अस्मा, तुमने हमारे जख्मी शेर की अच्छी तरह खिदमत की। बारवूस कहता है कि आप यहाँ क्यों आई हैं, आप क्या करने की कोशिश कर रही हैं। बेल कहती है कि क्या हमें फौरन ही काम की बात नहीं करनी चाहिए। मैं यहाँ उस्मानियों से अरब छीन कर मशरिक वस्ता में तहजीब कायम करना चाहती हूँ। बेल कहती है कि मैं आपसे आपका मकसद कभी नहीं लूंगी, हालांकि मेरे पास वो करने की ताकत है जो कि आपके पास भी नहीं है बारवूस। लेकिन फिक्र न करें, मैं यहाँ आपके साथ आपके जंगली रास्ते पर चलने नहीं आई। मैं लंदन की एक अमीर और तहजीब याफ्ता जिंदगी में पैदा हुई हूँ। मैंने दुनिया भर में सफर किया, मैं बहुत सारे लोगों से मिली। लंदन के लोग आसाइश में रहते हैं, मगर बाकी लोग गुर्बत में क्यों रहते हैं। औरतें मर्दों की इजाजत के बगैर बाहर नहीं जा सकती। मैं उनकी बुरी तकदीरें बदल दूंगी जो इन्हें एक गंदे लिबास की तरह पहना दी गई हैं। बारवूस कहता है कि मैं आपकी तहजीब के ख्वाब को सराहता हूँ, मगर आपने यहाँ से क्यों शुरू किया। बेल बताती है क्योंकि सल्तनत उस्मानिया की जमीनें वो जगह हैं जहाँ इंसानियत की तहजीब की बीज बोए गए। बारवूस कहता है कि आप जानती हैं कि 200 साल पहले वो हर किसी से बेहतर थे। क्या आप तहजीब को यहाँ से वहाँ बेचना चाहती हैं? बेल बताती है कि मैं मगरबी लोगों की गलतियों को दुरुस्त कर दूंगी। बारवूस कहता है कि आपकी मलका भी मुझे बताए बगैर इन जमीनों पर नहीं मिल सकती। बेल कहती है कि इत्मीनान रखें बारवूस, मैं यहाँ आपके साथ काम करने नहीं आई। जिन आदमियों ने आपको बचाया वो पाया तख्त के गिर्द हर जगह होते हैं और अभी तक इनका पता भी नहीं चला। बारवूस कहता है कि आप भूल रही हैं क्योंकि फहीम पाशा ने आपके आदमियों के साथ जो किया। मंजर पलटता है और फहीम पाशा सुल्तान के सामने पेश होते हैं। सुल्तान कहते हैं कि अफयून की तिजारत करने वाले बंदरगाह पर आपसे झगड़ते रहते हैं और आपने उन्हें कत्ल कर दिया। क्या आपने बंदरगाह आने से पहले इन्हें नहीं पकड़ा था? वो आपसे क्यों झगड़ रहे थे? फहीम पाशा बताते हैं वो हमसे दूर चले गए थे सुल्तान मौसम। फिर जब इन्हें पता चला कि हम अफयून की कश्ती को कब्जे में करने लगे हैं तो वो बंदरगाह आ गए। सुल्तान कहते हैं कि अगर वो न आए होते तो फ्रांसीसी डाकखाने से आए हुए टेलीग्राम के जरिए से इनसे राब्ता न कर पाते और हम बल्गारिया के इलाके में इस मसले को हल न कर पाते। फहीम पाशा कहते हैं कि खुशकिस्मती से हमने आपको मुश्किल हालात में नहीं छोड़ा। सुल्तान कहते हैं कि इन आदमियों का पाया तख्त में यकीनन एक गोदाम होगा, उन्हें ढूंढें और कत्ल कर दें। दूसरी तरफ बेल बारवूस को बता रही होती है कि पाया तख्त में आपका मौजूदा जाल जा चुका। सुल्तान हर बार जीतते हैं। मैं आपकी मदद करूंगी बारवूस। ल्यूकाटोसो एक बड़ा खिदमतकार है, मैं इसे और अपनी तंजीम आपको तोहफे के तौर पर दूंगी। ल्यूका कहता है कि हेलो मिस्टर बारवूस, मैं सिसिली में पैदा हुआ और 12 भाइयों में से सबसे बड़ा हूँ। बारवूस कहता है कि ठीक है, काफी है। ल्यूका तिसू अपने असल मालिक के पास आ जाओ। ल्यूका बारवूस के सामने आ जाता है और कहता है कि आपने मुझे नहीं ढूंढा जनाब, मुझे आप मिले मिस्टर बारवूस के हुक्म से। ये सुनते ही गैरेटर वुडबेल का मुंह बन जाता है और वह कहती है कि मैं यहाँ मजीद नहीं रुकूंगी, मगर देखती हूँ कि यहाँ बहुत से काम हैं। दूसरी तरफ सबाहदीन अपने वालिदैन के साथ हंसी मजाक कर रहा होता है। इतने में कनीज एक खत आकर देती है जिसे पढ़कर वो अपने वालिदैन को बताता है कि अब्दुल कादिर मुश्किल में है,
उसे मेरी जरूरत है, वो चाहता है कि मैं वहाँ आ जाऊँ। सनेहा कहती है कि इसने ये जुर्रत कैसे कर ली, कौन जानता है कि वो दोबारा किस किस्म की मुश्किल में होगा। ये खत मुझे दे दो। सबाहुद्दीन खत नहीं देता। महमूद पाशा कहते हैं कि हमारे आका के बारे में सजा देने और धमकाने के बाद भी अब्दुल कादिर वैसा ही है। सबाहुद्दीन कहता है कि पहले मैं जाऊंगा और देखूंगा क्या हो रहा है। दूसरी तरफ सलीम पाशा को होटल के अंदर मिस्टर हर्जल से मिलते दिखाया जाता है। सलीम पाशा कहते हैं कि जो आपने कहा मैं सोचने से खुद को रोक नहीं पाया, ताहम मुझे कुछ नहीं मिला। शायद मैं अपनी बेटी के कातिल को हर लम्हा देखता हूँ। हर्जल कहता है कि आप पर बहुत मुश्किल वक्त है, मैं अपनी ताकत से आपको सिर्फ तसल्ली दे सकता हूँ। काश कि मैं कुछ ज्यादा कर पाता और कातिल को आपके लिए महल में फेंक देता। सलीम पाशा कहते हैं कि अगर आप मेरी मदद करें, मुझे लगता है कि मैं वजीर आजम बन सकता हूँ। हर्जल कहता है कि मैं बस एक सहाफी हूँ, मगर मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगा। सलीम पाशा कहते हैं कि आप सहूनियों के, यहूदियों के सरदार हैं और एक सहाफी हैं जो दुनिया के अखबारों के साथ खेल सकते हैं। मैं आपको एक असल पेशकश करता हूँ हर्जल, अगर मैं वजीर आजम बन गया और अपनी बेटी के कातिल को आपकी मदद से ढूंढ लिया, तो मैं आपको और आपके लोगों पर फलस्तीन के दरवाजे खोल दूंगा। ये सुनकर हर्जल चौंक जाता है। मंजर पलटता है। रात के वक्त सबाहुद्दीन अब्दुल कादिर की मदद के लिए बाहर घूम रहा होता है। इतने में अब्दुल कादिर की पीछे से आवाज आती है कि मैं यहाँ हूँ। सबाहुद्दीन कहता है कि तुमने मुझे यहाँ क्यों बुलाया, तुम किस मुश्किल में हो। अब्दुल कादिर कहता है कि मैंने तुमसे बात करना चाही, तुमने कोई और तरीका न छोड़ा। सबाहुद्दीन कहता है कि तुमसे बात करने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है अब्दुल कादिर। सबाहुद्दीन वापस मुड़ने लगता है, जिसे अब्दुल कादिर रोक लेता है। अब्दुल कादिर कहता है कि जो हुआ भूल जाओ, जहाँ हम पहले थे वही हैं। तुमने कहा था कि तुम शादी करने जा रहे हो, मैं भी शादी करने जा रहा हूँ। सबाहुद्दीन कहता है कि काश सब अच्छा हो। सबाहुद्दीन दोबारा से जाने लगता है, जिस पर अब्दुल कादिर गुस्से में आ जाता है। अब्दुल कादिर कहता है कि मैं अपना दिफा नहीं करूँगा, मैं जानता हूँ कि जो मैंने किया वो गलत था, मगर गलतियाँ तुमने भी की। मैं कभी पीठ फेर कर नहीं भागा। दोनों एक दूसरे से लड़ने लगते हैं और एक दूसरे को संगीन नताइज की धमकियां देने लगते हैं। अब्दुल कादिर गुस्से में आ जाता है और कहता है कि मैं नहीं जानता था कि आप मेरे बारे में ऐसा सोचते हैं सबाहुद्दीन। सबाहुद्दीन कहता है कि मैं आपके बारे में ऐसा नहीं सोचता, ताहम मैं अपने सामने मौजूद सच्चाई को मजीद नजरअंदाज नहीं कर सकता। अब्दुल कादिर कहता है कि मेरी शादी या मेरे जनाजे पर अब मत आना। सबाहुद्दीन कहता है कि आपको जरूर फिरोजा जैसा कोई मिल गया होगा। अब्दुल कादिर कहता है कि मैं जिस लड़की से शादी कर रहा हूँ वो एक शहजादी है। अब्दुल कादिर कहता है कि वो अबाजिया की शहजादी है। सबाहुद्दीन परेशान हो जाता है। सबाहुद्दीन कहता है कि ये नामुमकिन है, जिस पर अब्दुल कादिर कहता है कि एक शहजादे और शहजादी की शादी, आप इतना हैरान क्यों हो रहे हैं। सबाहुद्दीन कहता है क्योंकि मैंने आज पाकीज़ा को शादी की दावत दी है और उसने हाँ भी कर दी। अब्दुल कादिर कहता है कि मेरी वालदा ने इसकी बहन से बात की और वो भी मान गई। ये सुनकर दोनों सख्त सीख पा हो जाते हैं और एक दूसरे का गिरेबान पकड़ लेते हैं। सबाहुद्दीन अब्दुल कादिर को मुक्का दे मारता है। दोनों एक दूसरे से लड़ने लगते हैं। अब्दुल कादिर नीचे गिर जाता है और सबाहुद्दीन उस पर मुक्का तान लेता है, लेकिन उसे मुक्का नहीं मारता और वहाँ से चला जाता है। अब्दुल कादिर उठकर कहता है कि अब देखता हूँ कि इस बार कौन हारता है। सबाहुद्दीन वापस जाकर वालिदैन को बताता है कि मैंने अब्दुल कादिर को मारा है, जिस पर महमूद पाशा कहता है कि क्या तुम हमें जिला वतन कराना चाहते हो। सनेहा कहती है कि अब्दुल कादिर ने ऐसा क्या किया जो तुम इतना गुस्सा में आ गए। सबाहुद्दीन कहता है कि उसने कहा कि वो शादी करने जा रहा है और जिससे करने जा रहा है वो पाकीज़ा है। उसने कहा कि अफसन ने बेदार सुल्तान से वादा किया। उसने कहा कि अफसन हनीम ने बेदार सुल्तान से वादा किया। सनेहा कहती है कि अल्लाह अल्लाह, अफसन हमारे इरादे जानती थी। सबाहुद्दीन तुम रुक जाओ, मैं बेदार सुल्तान से बात करूंगी। दूसरी तरफ बारबूस सुल्तान से मिलने पहुंच चुका होता है। दोनों शतरंज खेल रहे होते हैं। बारबूस कहता है कि ये सच है कि हम कुछ लोगों को जंजीरों में जकड़कर अपना गुलाम बना लेते हैं। मैं यहाँ आपको ये बताने के लिए आया हूँ कि बरतानिया को शाम के मसले में दाखिल करते हुए आप गलती कर चुके हैं। सुल्तान कहते हैं तो वो हिंदुस्तान के मसले से इतना डर गए। बारबूस कहता है कि आपने ऐसा इकदाम उठाया कि अब बरतानवी पार्लियामेंट भी यही वाहिद चीज है जिस पर बात चल रही है। वो सब बहुत परेशान हैं। सुल्तान कहते हैं जो लोग समझते हैं कि खिलाफत कमजोर हो रही है, इन्हें चाहिए कि अपना मौक़िफ़ तब्दील कर लें। बारबूस कहता है कि वो सब अहमक हैं, वो आपको अभी तक नहीं जान पाए। सुल्तान कहते हैं कि मैं आपको ये बता दूं कि वो आपसे ज्यादा समझदार हैं।
मुझे उम्मीद है कि आप मुझे गलत साबित नहीं करेंगे। बारबूस कहता है कि बरतानिया अब से शाम के मसले से हाथ उठा रहा है। सुल्तान जवाब देते हैं, हम जानते हैं कि जो ये कर रहे हैं वो अरबी ईसाई हैं। बरतानिया को इनका मुहाफिज बनने से रोकना होगा। बारबूस कहता है कि मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा अगर आप हुक्म करें कि हिंदुस्तान में जिंदगी मामूल के मुताबिक हो जाए। इतने में तहसीन पाशा एक दस्तावेजात लेकर पहुंचते हैं और कहते हैं कि पाया तख्त में ये ऐलानात किए जा रहे हैं, जिस पर सुल्तान कहते हैं कि अगर गलियों में बांटे जा रहे हैं तो बारबूस अफंदी को फिक्रमंद नहीं होना चाहिए। तहसीन पाशा बताते हैं कि उस्मानियों ने ताकत के जोर पर खिलाफत ली, इसलिए खलीफा इसका हकदार नहीं है। तहसीन पाशा कहते हैं कि वहाँ ये लिखा जा रहा है कि उस्मानियों ने ताकत के जोर पर खिलाफत ली। बारबूस कहता है कि ये हमारा या बरतानिया का काम नहीं, ये आदमी कोई अरबी ईसाई नहीं बल्कि मुसलमान है। इसका मतलब है कि ये आपका अंदरूनी मसला है सुल्तान कहते हैं कि क्या आपने पहले फला आजोरी का नाम सुना? बारबूस कहता है कि मैंने बस ये तहसीन पाशा से सुना। मेरी जिम्मेदारी शाम में ईसाई अरबों को रोकना है। अगर आप हिंदुस्तान में जिंदगी को मामूल पर ले आते हैं तो हमारी बात तय हो गई। इस तरह से यहाँ इस किस्त का इख्तिताम हुआ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इस किस्त में आप उस्मान, कोशिश और तुर्गुत को एक गार में बैठा देखेंगे। उस्मान साहब गुफ्तगू करते हुए कहते हैं कि हर चीज का एक दिन मुकर्रर है। वजीर आलम शाह गिहातू के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। तुर्गुत कहते हैं कि ये तो साफ नजर आता है, लेकिन अब हम क्या करेंगे? जिस पर उस्मान कहते हैं कि जो करना है वो भी बिल्कुल वाज़ेह है। उन लोगों के साथ